अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 13 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो हमने अपने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस दो तरह के होते हैं और हमारी जो भी ऑब्जर्वेशन होती है उनका रिज़ल्ट हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देख के कैलकुलेट करना होता है, जज करना होता है। ठीक है। सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखा हुआ है कि एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि रेस्ट पर हो या मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो इसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है। और नॉन इनर्शियल में लिखा हुआ है कि एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ एक्सेलरेटिंग इज़ कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रहा होता है, यानी कि उस पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना लग रही हो, बिकॉज जब भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो तब वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि न्यूटन लॉज आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और नॉन इनर्शियल में लिखा हुआ है कि नॉट वैलिड। तो ये हमने पढ़ा था कि न्यूटन के लॉ जो हैं वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होते हैं। न्यूटन लॉज में हमारे पास तीनों लॉ ऑफ मोशन भी आ जाते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आ जाता है, और भी जितना भी न्यूटन का काम था वो मोस्टली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड रहता है। और थर्ड में एग्जाम्पल लिखी हुई है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और नॉन इनर्शियल में लिखा हुआ है एनी एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट लाइक कार और बस। तो जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एग्जाम्पल में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेसिक 2 ही पोस्टुलेट्स थे। नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, और इसमें था कि द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो लॉज ऑफ फिजिक्स सेम रहेंगे। ठीक है। और दूसरा फेमस कौन सा था कि द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या था कि लाइट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है हमेशा सब ऑब्जर्वर के लिए वैक्यूम में। ठीक है। कितनी थी, हमने पढ़ा था कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है ये कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट है, ये हमेशा सेम रहती है। इनर्शियल या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यहाँ पर कोई किस्सा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि वाई इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ पार्टिकल विद मैस टू मूव फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। कि कोई भी पार्टिकल जिसका मैस है उसके लिए क्यों इम्पॉसिबल है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता। तो देखिए आपको मैं याद करा दूँ तो हमने कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ा था कि मैस और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है। अगर आपको यहाँ से मेरी बात नहीं भी समझ आएगी तो आप मेरा लेक्चर ओपन करके देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, तो वहाँ पर मैंने बड़े डिटेल में ये बात बताई हुई है। अभी के लिए हमने वहाँ पर ये चीज़ डिस्कस की थी कि मैस और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैस है इसके मतलब है उसके पास सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखिए जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है ना, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होती है, और हमने फिजिक्स में ये पढ़ा होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो मूवमेंट की वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब है पहले मैस वाली एनर्जी और ऑब्जेक्ट के मूव करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों को आप आपस में ऐड करें तो ऑब्जेक्ट के मूव करने की वजह से उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमें वो ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मैस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मैस है ना, अगर आप उसको ज़्यादा तेज़ी से मूव करवाना शुरू कर देंगे तो भी वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए तो ये जो हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैस वाली इक्वेशन है ना, m=m0c²√1 - v² /c², अगर v बिल्कुल c को अप्रोच कर जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है द डिनोमिनेटर ऑफ दिस इक्वेशन अप्रोचेस टू 0, मतलब ये वाली जो टर्म है ये बिल्कुल 0 हो जाएगी, कॉजिंग द मैस टू बिकम इनफाइनाइटली लार्ज, और इसके नतीजे में हमारा मैस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देयरफॉर टू एक्सेलरेट अ पार्टिकल विद मैस टू द स्पीड ऑफ लाइट वुड रिक्वायर एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। कि इस तरह के ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, जो कि प्रोवाइड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। इस नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इमेजिन अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ लाइट, अ पर्सन ऑन दिस ट्रेन look into the mirror placed in front of him, will this person see a reflection of themselves in the mirror। कह रहा है कि जी एक ट्रेन है वो मूव कर रही है और उसकी जो स्पीड है वो इक्वल है स्पीड ऑफ लाइट की, यानी कि ट्रेन जो है वो सी के साथ मूव कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रही है। कह रहा है कि ट्रेन में बैठा हुआ एक पर्सन है जिसके सामने एक मिरर लगा हुआ है, क्या वो पर्सन उस मिरर से अपना रिफ्लेक्शन देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। तो देखें अपना इमेज देखने के लिए लाइट रे को पर्सन के पास से जाना चाहिए, मिरर के साथ टकराना चाहिए और टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट बैक करना चाहिए, तब ही इमेज नज़र आएगा। लेकिन इस केस में चूंकि गाड़ी मूव कर रही है तो लाइट जैसे ही मूव करके जाएगी मिरर के साथ टकराएगी, चूंकि ट्रेन मूव कर रही है तो मिरर
बी ट्रेन के अंदर लगा हुआ है तो मिरर ने भी थोड़ा और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, तो लाइट पीछे रह जाएगी, रिफ्लेक्ट करके वापस पर्सन तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए हम कहते हैं कि उस पर्सन को जो इमेज है वो नज़र नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन में देखें तो लिखा हुआ है ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ लाइट एंड अ पर्सन लुक इन टू द मिरर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, द पर्सन वुड नॉट सी रिफ्लेक्शन ऑफ देमसेल्फ इन द मिरर बिकॉज। अब रीज़न क्या बता रहा है कि फॉर अ रिफ्लेक्शन टू अकर लाइट नीड टू ट्रैवल फ्रॉम द पर्सन, बाउंस ऑफ द मिरर एंड रीच द आई, बट इफ द ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट then the light emitted would also travel at c relative to him, the light would be left behind and cannot return to the person after reflection। के लाइट पीछे रह जाएगी, मिरर से रिफ्लेक्ट करके पर्सन तक नहीं पहुंच जाएगी, जब नहीं पहुंच जाएगी तो पर्सन को अपना रिफ्लेक्शन नहीं नज़र आएगा। रिफ्लेक्शन नज़र आने की कंडीशन ही क्या है कि लाइट को मिरर के साथ रिफ्लेक्ट करके और वापस पर्सन की आई तक पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो व्हाट हैपन टू द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट्स स्पीड इंक्रीजेस। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर उसकी स्पीड बढ़ जाए। तो देखें डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, ऐसा ही है ना। तो हमने कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मास, रिलेटिविस्टिक मास का इफेक्ट भी पढ़ा है, और वॉल्यूम जो है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ फार्मूला होता है। तो हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी पढ़ा है। तो इसका मतलब है अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा देंगे तो डेंसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा, तो वाकई पड़ेगा, बिकॉज दो इफेक्ट एक्सप्लेन करके बताए हुए हैं कि एज एन ऑब्जेक्ट स्पीड इंक्रीजेज इट्स डेंसिटी चेंजेस ड्यू टू टू मेन फैक्टर, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और रिलेटिविस्टिक मास। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में सॉरी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज एन ऑब्जेक्ट मूव फास्टर इट्स लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन डिक्रीजेस, कि जब भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसकी लेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाती है। दिस मीन्स दैट इट्स वॉल्यूम बिकम स्मॉलर, इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, बिकॉज वॉल्यूम है प्रोपोर्शनल टू लेंथ, वॉल्यूम जो है वो लेंथ की प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हाउ एवर द डायमेंशन परपेंडिकुलर मोशन रिमेन अनचेंज, और वो जो लेंथ में कमी आती है उसके लिए वो आपको बता रहा है कि जी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है सिर्फ उसी डायरेक्शन में लेंथ में कमी आती है। ये हमने कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डिस्कस किया था। डायमेंशन परपेंडिकुलर टू द मोशन रिमेन अनचेंज, के जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके जो परपेंडिकुलर डायमेंशन है वो अनचेंज रहेगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सेकंड फैक्टर वो कह रहा है रिलेटिविस्टिक मास इंक्रीजेज एज ऑब्जेक्ट स्पीड इंक्रीजेज इट्स मास आल्सो इंक्रीजेज, सिंस मास इंक्रीजेज while the volume decreases the density increases as object speed approaches to speed of light। डेंसिटी का फार्मूला मास बाय वॉल्यूम होता है ना, इसका मतलब है डेंसिटी का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर मास बढ़ रहा है तो फिर डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। हाउ एवर दिस इफेक्ट इज ओनली नोटिसेबल एट द स्पीड क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, और ये जो स्पीड के चेंज होने से डेंसिटी में के इफेक्ट में चेंज होना है ये तब आपको सिर्फ देखने को मिलेगा जब ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे होंगे। अगर उससे कम स्पीड से मूव करें तो फिर हमें ये डेंसिटी में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट जो है वो क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। ये तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ा था। और रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस इवेंट का रिजल्ट जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से डिफरेंट होगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, उनको किसी भी इवेंट का रिजल्ट और देखने को मिलेगा, और जो भी ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में है यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है उनको ये इफेक्ट देखने को और मिलेगा। मतलब दोनों के जो रिजल्ट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। उसी के हवाले से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी the relativity of simultaneity is a concept in special relativity that states that events that appear to occur at the same time for an observer may not appear simultaneous to another observer moving at different velocity। In other words, simultaneity is not absolute but depend upon the frame of reference। मतलब ये एक absolute quantity नहीं है, frame of reference पे depend करती है। According to Einstein theory, the speed of light is constant for all observers regardless of their motion। When two observers are in relative motion to each other, the time at which they perceive events to occur can different। मतलब जिस टाइम पर वो किसी भी इवेंट को देख रहे होते हैं उसमें टाइम में डिफरेंस आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ टू इवेंट्स हैपन एट द डिफरेंट लोकेशन इन स्पेस, एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट माइट सी देम साइमल्टेनियस, however an observer moving relative to those events will perceive them happening at different time due to difference in the way light from those events reach them। मतलब अगर दो लोग हैं वो किसी भी इवेंट को देख रहे हैं तो जो रेस्ट पर हैं उनको उसका रिजल्ट मुख्तलिफ देखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा, और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको उसका जो इवेंट का रिजल्ट है वो डिफरेंट देखने को मिलेगा।
यही रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ से लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, और आपकी बुक में जो इसके बारे में पैराग्राफ लिखा हुआ है या जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है वो अगर आपकी समझ में आ गई है तो आप इस क्वेश्चन के आंसर में वो भी लिख सकते हैं।